Hello friend, I am Levin. Today I am discuss about cooperative society. So friends, क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैसे इसकी शुरुआत की गई, किसने किया, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसके हम अलग अलग प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं कॉमर्स गुरु इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज का हमारी क्लास कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे रॉबर्ट ओवन सर, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की थी। ही इज़ द पियोनियर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों, ये ऐसे पर्सन है जो सोशल वर्क करते थे और उसके साथ ही इन्होंने कोऑपरेटिव इस सोसाइटी की क्या की थी, शुरुआत की थी, ताकि लोगों का क्या हो सके, इससे भला हो सके, लोगों को इससे मदद मिल सके। इस उद्देश्य से इन्होंने एक सोसाइटी शुरू की थी। उस सोसाइटी को हम अब आज एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पढ़ते हैं, बट इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस या किसी भी प्रकार से सोशल वर्क करना इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो रॉबर्ट ओवन साहब की देन है, बट अगर हम बात करें इंडिया की कि इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी कब से आया, अगर मैं 2017 के पहले जाऊँ, करीबन 72 ईयर्स अगो अगर हम जाए, तो बहुत ही एक पॉपुलर ब्रांड जो कि सभी ने सुना होगा, अमूल का। तो एक मिल्क, गुजरात के एक शहर में मिल्क से रिलेटेड इन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न इंडिया गुजरात स्टेट में इन्होंने एक छोटे से गांव में मिल्क को लेकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार की थी और धीरे धीरे उनका काफ़ी बिजनेस साइज भी बढ़ा और ये टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलर हुआ और लोग जानने लगे कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोग बनाना शुरू किए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी आज के डेट में एक लीगल एंटिटी है जिसमें जो भी मेंबर्स जुड़ेगा वो अपनी इच्छा से जुड़ेगा। इट मीन्स कोई भी पर्सन एंटर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वो वॉलंटरीली एंटर्ड होता है, किसी के प्रेशर या किसी के दबाव में उसे एंटर्ड नहीं होना है। ओपन मेंबरशिप होती है कि कोई भी पर्सन भाई बिना कास्ट, बिना क्रेड्स, रिलीजियंस, हर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। तो दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन फॉर ऑल और बेसिकली इसका जो पर्पस होता है वो अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को और जितने भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए पर्सन हैं उन्हें वो क्या कर सके, सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इट माइट बी सर्विसेज डिफरेंट टाइप की हो सकती है, इट मे बी गुड्स के रूप में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई कंसल्टेंसी के रूप में सर्विस प्रोवाइड करता है, बट दे आर द सर्विस प्रोवाइडर और उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता। दे आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर। उनका मेन उद्देश्य होता है सर्विस मोटिव, ओनली प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स। दोस्तों, उसके आगे अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बहुत सारे लोग, तो भाई कितने सारे लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट अगर हम बात करें मिनिमम मेंबरशिप की तो देयर आर 10 मिनिमम मेंबर्स एंड नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम मेंबरशिप। तो भाई आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनाओगे, आपके पास कम से कम 10 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए। दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट फैमिलीज, वो अलग अलग परिवार से होना चाहिए। तो वो 10 लोग आपस में मिलेंगे और एक अपना कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक सोसाइटी क्रिएट करेंगे। मीन्स उनका एक स्पेसिफिक एक कॉमन गोल होगा, जो उस गोल के लिए क्या करेंगे, उन लोग वर्क करेंगे। लाइक किसी का गोल हो सकता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, लाइक किसी का गोल हो सकता है फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के साथ वो अपनी सोसाइटी क्रिएट करेंगे और ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमन पीपल वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कि हमने पहले ही देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरीली एसोसिएशन है और इनका जो इकोनॉमिकली कॉमन ऑब्जेक्ट होता है और ये सारे लोगों को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनका किसी भी प्रकार से प्रॉफिट अर्न करना उद्देश्य नहीं होता और दे आर बेसिकली फॉलो द प्रिंसिपल ईच मेंबर ईच वोट। मतलब कि यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कंपनी की तरह शेयर्स होते हैं, बट सभी मेंबर्स को इक्वल राइट्स होते हैं। मतलब शेयर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वोटिंग राइट्स वगैरह डिटर्मिनेंट या डिसाइडेड नहीं किए जाते। यहाँ पर वैल्यू मेंबर्स को दी जाती है, ना कि कैपिटल को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे
कि उसके फीचर्स क्या है। तो ये जो फीचर्स है कॉमन पीपल्स के लिए है, उसके मेंबर्स के लिए है, उसके एम्प्लॉयज के लिए है, जितने लोग उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये फीचर्स है। तो हम फीचर्स की बात करें तो बेसिकली फॉर्मेशन की हम बात करें, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि मिनिमम 10 पर्सन होने चाहिए, कम से कम 10 लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं और उनका एक कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अपने आप को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की बात करूं तो 1912 इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट गवर्न करता है। और अगर दोस्तों मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 है। उसके अलावा मैनेजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। यहां पर पर्सन को वैल्यू दी गई है, ना कि शेयर्स को दी गई है। मतलब यहां पर कैपिटल आप कितना भी लगाओ, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, सपोज आपने 10,000 रुपीज के शेयर खरीदे हैं और किसी ने 1,000 रुपीज के शेयर खरीदे हैं, बट जो वोटिंग राइट्स एंड मैनेजमेंट में डिसीजन एंड पार्टिसिपेशन के जो राइट होते हैं वो सभी को इक्वल होते हैं। तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव तरीके से रन होता है, बिकॉज सबको इक्वालिटी होती है वोटिंग राइट से रिलेटेड, डिसीजन से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों मेंबरशिप की, तो मेंबरशिप ओपन टू ऑल है। कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। सिंपली उसे वहां के शेयर्स खरीदने होंगे। ओपन टू ऑल है, कोई भी कॉमन गोल के लिए वहां से जुड़ सकता है। सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव होता है, क्योंकि ये जो सोसाइटी क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है ओनली फॉर द सर्विस मोटिव। अगर इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना अगर हो तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएंगे ही नहीं, फिर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट सेक्टर कहलाएगा। तो दोस्तों सर्विस प्रोवाइड करना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है। उसके अलावा बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस ये जो शेयरिंग करते हैं वो अपने प्रपोर्शनेट शेयर के हिसाब से जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस पर उन्हें डिविडेंड मिलता है। बट एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर थोड़ी उन्हें इनकम कम मिलती है या प्रॉफिट थोड़े कम मिलते हैं। और अगर लॉसेस की बात करूं, अगर इन केस कोई लॉस हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो सारे ही मेंबर्स को इक्वली या अपने प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंगली बियर करने होंगे। लाइबिलिटीज की बात करें दोस्तों तो इसके जितने भी मेंबर्स होंगे सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होंगी, ओनली एक्सटेंड टू देयर शेयर्स। जितने रुपए तक के उन्होंने शेयर्स खरीदे और उसमें भी जितनी अनपेड अप वैल्यू है वहां तक की उनकी लाइबिलिटी रहेंगे। देयर पर्सनल प्रॉपर्टी आर नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। तो भाई किसी भी प्रकार से आप सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी इंगेज नहीं होंगी। आपका लीगल स्टेटस कैसा रहता है, तो भाई एक क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसीलिए इसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस माना गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी को एंजॉय करती है बिकॉज इट हैज अ इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस। उसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट कंट्रोल की अगर बात करें तो उतने ज़्यादा तो नहीं, बट क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल ऑब्जर्वेशन रखती है इस पर एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली, इसमें थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल होता है बिकॉज को इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट गवर्न करती है और ये सोशल वेलफेयर मीन्स पब्लिक के लिए काम करता है। तो एज ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल होगा। तो गवर्नमेंट सुपरवाइज करते रहती है टाइम टू टाइम, बिकॉज गवर्नमेंट से सब्सिडीज एंड डोनेशंस वगैरह भी कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़े तब लेते रहती है, फंडिंग करते रहती है गवर्नमेंट, इसलिए इनका ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे इसके कुछ मेरिट्स की, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है। तो दोस्तों फॉर्मेशन करना काफ़ी आसान है, सिर्फ 10 लोग आपको होने चाहिए और आप एक प्रोसीजर है फॉर्म भरना मीन्स रजिस्ट्रेशन करवाना। तो सिंपली आपको जो भी नियरेस्ट आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस होगा वहां पर जाकर आप अपने आप को क्या करवा सकते हो, रजिस्टर्ड करा सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट प्रोसीजर होती है। इसके लिए बहुत ना तो टाइम लगता है आपको और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आज की बात करूँ मैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है, 1 मेंबर 1 वोट, इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो सभी मेंबर्स को इक्वल राइट्स होते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट, डिसीजन लेना एंड देन वोटिंग वगैरह से रिलेटेड सबको इक्वली राइट होते हैं। तो कि यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं होती कि किसी भी तरीके से डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज हो या कोई
यहाँ पर अपने गलत तरीके से अफेयर्स एंड ट्रेड करे, इस तरीके के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं क्योंकि सारे लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं। उसके अलावा दोस्तों मेंबरशिप ओपन होती है, सभी लोग फ्रीली आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द शेयर, जितना उन्होंने खरीदा है उसमें अनपेड अप वैल्यू जितनी है उतने रुपए के लिए बस वो लाइबल रहेंगे। सेल्फ फाइनेंस एंड चैरिटी मीन्स ये फाइनेंस का या जो अपना कैपिटल है कहाँ से जनरेट करते हैं, खुद कंट्रीब्यूट करते हैं या तो चैरिटीज एंड डोनेशंस के थ्रू इन्हें फाइनेंस मिलता है। इनको ऑपरेशन का भी खर्चा काफ़ी कम आता है बिकॉज दे नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। इनको लेबलिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये काफ़ी सारे जो खर्चे हैं वो इनके सेव हो जाते हैं, जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनके वो काफ़ी बच जाते हैं। इनके एम्प्लॉयज़ को भी जो सैलरी है नॉमिनल सैलरीज पे किया जाता है बिकॉज उन लोगों का जो इंटरेस्ट या जो उनका इंटेंशन है वो अर्निंग नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, इसलिए ये ऑनररी बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को काम करवाते हैं। और विदाउट, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ विदाउट एनी रेमुनरेशन और सैलरी काम करते हैं, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं बिकॉज उनका मेन मोटिव रहता है सर्विस प्रोवाइड करना। दोस्तों कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी होती है मेंबर्स के डेथ, इंसॉल्वेंट, लूनेटिक अगर हो भी गया तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टेटस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग चलती रहेंगी। उसके अलावा बात करूँ सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, मतलब कि वो सस्ते से सस्ते रेट में आपको सामान दिलाती है। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी वो आपको कम से कम रेट में सामान प्रोवाइड करेंगे बिकॉज बल्क क्वांटिटी में खरीद के लाती है, एक साथ हजारों लोगों के लिए क्वांटिटीज में खरीद के लाती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, मार्केटिंग का उन्हें खर्चा नहीं आता, सैलरीज का खर्चा नहीं आता है, ओवरऑल उनके सेलिंग एंड प्रमोशन के एक्सपेंसेस बच जाते हैं। इस वजह से उस गुड्स की कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वही पैसा विदाउट एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो क्या करते हैं, एक नॉमिनल प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके लोगों तक सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट वगैरह भी इन्हें मिलता है, काफ़ी टैक्स कंसेशन वगैरह, एग्जेम्पशंस वगैरह भी इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है जो इनके प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों ये थे उसके कुछ मैरिट्स के बारे में। चलिए हम आगे देखते हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स, उसके कुछ डीमेरिट्स। तो क्या क्या डीमेरिट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीमेरिट्स की बात करें तो भाई मोटिवेशन नहीं मिलता यहाँ पर, जो एम्प्लॉयज़ है या जो भी पर्सन मेंबर वर्क कर रहा है उन्हें डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं मिलता बिकॉज उनको उतनी सैलरी या उनको उतना रेमुनरेशन नहीं मिल पाता, जिस वजह से उनकी कहीं ना कहीं काम करने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। ऑब्वियस है दोस्तों, कोई भी काम करता है तो वो चाहता है कि वहाँ से कुछ तो बेनिफिट हो, अगर वो पूरा कंप्लीटली सोशल वर्क ही कर रहा है तो ऑब्वियस है, और उसको वहाँ से कुछ रिटर्न या रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, डायरेक्ट उसको वहाँ से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसका उस जगह से इंटरेस्ट थोड़ा ना थोड़ा कम तो जरूर हो जाता है, जिसका एक इन्वर्स इफेक्ट पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, क्योंकि ये भाई जमीनी हकीकत है दोस्तों कि नाम दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बट सर्विस के आड़ में उनका मेन मोटो तो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इट इज रियलिटी, इट इज अ फैक्ट। हम ऑन पेपर पढ़ते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर आप रियलिटी जमीनी हकीकत को देखो तो कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे हैं जो टैक्स एवेशन करने में मदद करती है, जो कहीं ना कहीं इलीगल इनकम को लीगल में कन्वर्ट कराने के काम आती है। तो ऐसे बहुत गलत तरीके से सोसाइटीज का कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। इसलिए लोग भरोसा नहीं करते आजकल की कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। पैसों की कमी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये मार्केट में शेयर्स इशू नहीं करते बिकॉज ये एडवर्टीजमेंट वगैरह करके अपने शेयर्स रेस तो करते नहीं है, और इनके जो मेंबर्स है वो भी भाई कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको इतना ही डिनोमिनेशन में कैपिटल लाना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कैपिटल का यहाँ पर अभाव होता है, कमी होती है। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, भाई सब ही पर्सन के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो एज ऑब्वियस है कि अगर आपके ओपिनियंस अलग हो, जब आपकी जो मेंटालिटी है वो डिफरेंट हो, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो अराइज होंगे ही होंगे। उसके अलावा मैं बात करूँ एक्सपांशन को लेकर, तो एक्सपांशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक लेवल तक, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़े पैमाने पर जाकर बिजनेस नहीं करता, एक छोटे से लेवल से बिजनेस करता है और एक सोसाइटी को ही सर्विस प्रोवाइड करता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी बिकॉज फ्यू मैनेजिंग कमिटी हैंडल द बिजनेस ऑपरेशन, और वो उतने ज़्यादा स्पेसिफिक
क्वालिफाइड नहीं होते कि एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। दे आर फ्रॉम द कॉमन पीपल, वो भी एक आम नागरिक की तरह ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतने एक्सपर्ट्स, उतने प्रोफेशनल्स को हायर नहीं किया जाता ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल एबिलिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि एक कॉमन पीपल अगर कोई डिसीजन ले इंस्टीड ऑफ एनी प्रोफेशनल, तो कहीं ना कहीं भाई आपके मैनेजरियल जो स्किल्स है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रभाव सीधा बिजनेस पर पड़ता है। भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस करने में दिक्कत होती है, सर्विस प्रोवाइड करने में दिक्कत होती है। लाइक अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, इलेक्शंस आ जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेन ऑब्जेक्ट से भटक के उनके पीछे उनके इलेक्शन ड्यूटी में लग जाता है। इस तरीके से और भी भाई गवर्नमेंट के कंट्रोल्स आ जाते हैं, देन गवर्नमेंट बीच बीच में कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला लेती है सोसाइटी के ऊपर, आपने ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट के नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को। चलिए दोस्तों, आज का हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, कितने प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब तो आम जनता को जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जो उसके मेंबर्स को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स एक जनरल स्टोर की तरह होता है। अगर हम बात करें इंडिया में तो वराना बाजार करके पहला कंज्यूमर सोसाइटी स्टार्ट किया गया था, जो कि करीबन 1976 में फाउंड किया गया था, बट जो एक्चुअल उसका फंक्शन स्टार्ट हुआ था 2 अप्रैल 1978 से वराना बाजार करके एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन हुआ था, जिसका अराउंड जब ओवरऑल उसका टर्नओवर अगर स्टार्टिंग में देखें तो 113 करोड़ के आसपास था, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो वर्क करती थी वो फेमस थे, अराउंड 80% वुमेन्स आर वर्क देयर। तो ये एक उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था, बाद में धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। दोस्तों एक अगर आपको समझना है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो आप एक अपने माइंड में किराने की दुकान को ला लो, एक जनरल स्टोर को ला लो। जिस तरीके से मॉल जनरल स्टोर्स होते हैं जहाँ पर गुड्स बेचे जाते हैं कंज्यूमर्स को, बस उसी तरीके का एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के गुड्स रखे जाते हैं और वहाँ से लोगों को सप्लाई किए जाते हैं, वो भी कम से कम रेट पे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल दूँ आपको, केंद्रीय भंडार, अपना बाजार, सहकारी भंडार, ये सब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इनका मोस्टली काम होता है फाइनेंस प्रोवाइड करना। रूरल या अर्बन एरियाज में क्या करते हैं, ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली अर्बन एरिया में ये जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और रूरल एरियाज में दे जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस, उसे हम कहते हैं रूरल क्रेडिट सोसाइटी। और ये बेसिकली जो भी आर्टिस्ट या फार्मर होते हैं उनको ये क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो विलेज सर्विस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम बात करें फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये नॉर्मली फार्मर्स के लिए होता है, जैसे उनको जो सीड्स या फर्टिलाइजर्स या जो भी बेटर वैरायटी की चीज़ें उन्हें मिल सकती है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो उन्हें मिल सकती है, वो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उन्हें अवेलेबल कराई जाती है। जैसे कि इसके कुछ अगर हम एग्जाम्पल ले तो पानी पंचायत, लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के। उसके अलावा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसके ऊपर उसकी मार्केटिंग करना, उसका मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, ये सारे जो काम हैं वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ही संभालती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पाला मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये इसका एक एग्जाम्पल है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रेसिडेंट पर्पस के लिए बिल्डिंग्स वगैरह अवेलेबल करवा कर देती है, कंस्ट्रक्ट करके देती है, जो भी पर्सन या मेंबर्स को नीड है, जरूरत है। इसके अगर एक एग्जांपल देखें तो बॉम्बे कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन, सैनिक कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी लिमिटेड, इसके कुछ एग्जांपल है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स
जो प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करता है। उसके अलावा दोस्तों एजुकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जो एक पढ़ाई या एजुकेशन को प्रमोट करता है। हेल्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है फ्रेंड्स जो हेल्थ से रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसा फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम रेट में आपका ट्रीटमेंट करके दे देना। तो दोस्तों ये था कुछ उसके टाइप्स के बारे में। होप सो आपको टाइप्स समझ में आ गया होगा। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर और लाइक, और इस पर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।